वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डेली बेसिस पे नॉलेज गेन कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस सोर्स से नॉलेज गेन कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हम में से बहुत सारों को नहीं पता कि हम कौन सी सोर्स यूज कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए। तो आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इस लेक्चर को सुन के। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं है देखा वो लेक्चर तो वो काइंडली जाके उस लेक्चर को भी देख ले। मैं एंड पे लिंक शेयर कर दूंगा एज यूजुअल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज के ऊपर। 7 मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं और इन्हीं सोर्सेज के थ्रू हम नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। अभी तक आपके इस टेबुला रासा में जितना कुछ भरा है वो इन्हीं सोर्सेज की वजह से ही भरा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। 7 मेजर सोर्सेज हैं। सबसे पहला है सेंस एक्सपीरियंस, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस, दूसरा है इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस। सेकेंड मेजर सोर्स रीजनिंग, जिसे इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालॉजिकल रीजनिंग, एडक्टिव रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और डिकम्पोजिशनल रीजनिंग। तीसरा है साइंस। फोर्थ नंबर पे आता है इंट्यूशन, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फीलिंग्स एंड मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। आगे अथॉरिटी, रिलीजन और सबसे आखिर में माइथोलॉजी। 7 मेजर सोर्सेज हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अटेंटिव रहें, बहुत इजी है, मजा आएगा समझने में। चलें शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आता है सेंस एक्सपीरियंस। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस और इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस। एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस कहते किसको हैं? नॉलेज गेन्ड थ्रू 5 सेंसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 सेंसेस होनी चाहिए। ठीक, उनमें से जो भी कोई एक हो जिसकी वजह से आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो। 5 सेंसेस क्या आती हैं? साइट, टच, स्मेल, टेस्ट, हेयर। ठीक, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं जो हम नॉलेज गेन करते हैं? हम किस तरह के चीज सेंटेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं या किस तरह हम इसका नॉलेज गेन कर रहे होते हैं? देखें, व्हाट थिंग्स लुक लाइक, फील लाइक, टेस्ट लाइक, स्मेल लाइक, साउंड लाइक। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने व्हाइट बोर्ड है। ठीक, आपने देखा व्हाइट कलर का है। ठीक है, कलर आइडेंटिफाई कर लिया। टच किया तो पता चला हार्ड है। ठीक, तो आपने टच करके ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरह इसको हम किस कैटेगरी में हार्डनेस या सॉफ्टनेस किस कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा आप देखें अपनी लाइफ में जो आपकी ये एम्प्टी स्लेट थी, पहले टेबुला रासा जिसे हम कहते हैं फिलॉसफी में, एम्प्टी स्लेट, दिमाग को, ये पहले एम्प्टी स्लेट था, लेकिन आपके एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस ने इस एम्प्टी स्लेट को नॉलेज से इक्विप कर दिया। कैसे? अब आप फ्रूट्स के कलर पहचान लेते हैं। आप जो है इजीली, ये जो हम ट्रैफिक लाइट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है रोड पे कि भाई अगर रेड लाइट है तो हमने रुकना है, तो हम रेड लाइट को देखते ही हमें पता चल जाता है कि रुकना है। इसी तरह कोई गाड़ी आपसे आगे जा रही है और उसकी जो बैक लाइट्स हैं वो रेड हो रही हैं, उसने पता चल जाता है कि उसने ब्रेक लगा रहा है, वो बंदा ब्रेक लगा रहा है। तो इस तरह एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस से हम बहुत नॉलेज डेली बेसिस पे गेन कर रहे होते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आती है इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस। इससे हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं और ये होती क्या है? नॉलेज गेन थ्रू इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस। हमारे जिस्म के अंदर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपका मूड आज अच्छा है, आपका मूड आज खराब है, ये आपको कैसे पता चलता है? तो हमारी बॉडी के अंदर भी हम अपने एक्सपीरियंसेस को हम उससे नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। आपके जो वो है, क्या नाम है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो उनमें जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। वो हमें अपने इंटरनल बॉडी की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक, आपका जिस्म थका हुआ है, आपको टेम्परेचर हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो आप लाजमी ये समझते हैं कि यार कोई बीमारी है, क्योंकि मेरा जिस्म बिल्कुल टूटा टूटा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है जिस्म में, टेम्परेचर हो रहा है, तो इट मीन्स कि मुझे कोई बीमारी है। तो आप
अपनी इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनसे भी आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। ठीक, हेडेक हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3-4 लिख दी। बहुत से इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस है वो हो रहे होते हैं। जैसे किडनी का पेन है, तो वो किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी किडनी का पेन बैक साइड से फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, फिर बैक साइड की तरफ जाता है, तो लोग समझ जाते हैं कि यार ये कोई किडनी का इशू हो सकता है। तो किडनी और जो दूसरा है, क्या नाम है इसको कहते हैं, हर्निया हो गया, या उसके अलावा एक और आता है अपेंडिक्स हो गया। ये 3 किस्म के पेन एक साइड पे होते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? उनकी मूवमेंट के, पेन की मूवमेंट की वजह से इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक, तो एक्सटर्नल सेंस एक्सपीरियंस, इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस, टोटलिटी में सेंस एक्सपीरियंस हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है और ये एक सोर्स है। इसके बाद अभी हम चलते हैं रीजन की तरफ, कि रीजन कैसे नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। जी, तो सेकंड मेजर सोर्स आती है नॉलेज की, रीजनिंग। अब ये पोर्शन देखें, सिर्फ ये पोर्शन, इसको रहने दें। रीजनिंग कहते किसे हैं? बिल्कुल इजी टर्म्स में मैं आपको बता देता हूं कि रीजनिंग कहते किसे हैं। ठीक, ये एक मेंटल प्रोसेस है, एबिलिटी टू असेस न्यू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड नॉलेज। जो माइंड में पहले से नॉलेज स्टोर है उसको एवेलुएट करके, एनालाइज करके एक नई इंफॉर्मेशन को आप जानने की कोशिश करते हैं। और जब आप उसको जानने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप नोन से अननोन की तरफ जा रहे होते हैं। नोन इंफॉर्मेशन जो आपके पास है पहले से, उसको यूटिलाइज करके जो नई इंफॉर्मेशन आई है जो कि अननोन है, उसकी तरफ आप जा रहे होते हैं। मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पे लेक्चर दिया, वो लेक्चर आप लोग जरूर सुने। उसमें रीजनिंग के बारे में है। मैंने एग्जांपल भी दी थी कि जैसे कहीं पे धुआं उठ रहा है, ब्लैक स्मोक उठ रहा है, और आप सिर्फ, आपको स्मोक नजर आ रहा है, लेकिन आप वहां पे रीजन आउट करते हैं कि कहीं पे आग लगी है तो स्मोक उठ रहा है ना। स्मोक खुद से तो नहीं उठ सकता, कहीं पे आग लगी है तो स्मोक उठ रहा है। आपने आग को नहीं देखा, लेकिन आपने रीजन आउट कर लिया, नोन से अननोन की तरफ गए। ठीक, अब रीजनिंग हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह से करते हैं। मैं, आप, हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह से रीजनिंग कर रहे होते हैं और हम उसी रीजनिंग के थ्रू नॉलेज भी गेन कर रहे होते हैं। तो वो रीजनिंग की क्या कैटेगरीज हैं? इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, एनालॉजिकल रीजनिंग है, एबडक्टिव रीजनिंग है, कॉज इफेक्ट रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, डिकम्पोजिशनल रीजनिंग है। ठीक जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे 2 सेकंड के लिए जाना पड़ा। तो रीजनिंग हमने ये टाइप्स देखी रीजनिंग की। ठीक, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे कि इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, और जिसको हम डिस्कस कर लेंगे उसके आगे हम इस तरह का टिक मार्क लगा देंगे कि ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, सबसे पहले आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग पे। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इंडक्टिव और डिडक्टिव की, क्योंकि इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तो जिनको यहां से पॉइंट्स क्लियर ना हो वो जाके इंडक्टिव डिडक्टिव की डिटेल्ड वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। शुरू करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके बाद एक जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल देखें, Swan 1 is white, Swan 2 is white, Swan 3 is white, therefore all swans are white। एक एक ऑब्जर्वेशंस को हम गैदर करके एक जनरल कंक्लूजन बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखें, आप किसी कंपनी की जो वो है, क्या नाम है, बस है, उसमें ट्रेवल करते हैं, तो आप देखते हैं कि यार, जैसे लेट्स से फैसल मूवर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर ले आप फैसल मूवर्स में ट्रेवल करते हैं, आपने देखा कि फैसल मूवर्स की जो बस है वो टाइम पे नहीं निकलती और टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती। आपने एक बस को ऑब्जर्व किया, दूसरी टाइम फिर आप फैसल मूवर्स में सफ़र कर रहे थे, आपने फिर उसी फैसल मूवर्स को देखा कि लेट निकली, लेट पहुंची। तीसरी बार फिर आपने ऑब्जर्व किया कि लेट निकली, लेट पहुंची। तो इस तरह आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करनी, लेट से 15 ऑब्जर्वेशंस आपने की, 15 बार आप फैसल मूवर्स के साथ आते जाते रहे। तब आपने जाके एक जनरल कंक्लूजन बना लिया कि फैसल मूवर्स की बसेस लेट ही निकलती हैं और लेट ही पहुंचती हैं सारी बसेस। ठीक,
स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ आप गए। आगे आए दूसरे पॉइंट पे, कंक्लूजन प्रोबेबल। कंक्लूजन फिर भी आपका प्रोबेबल है। आपने कहा कि मैं फैसल मूवर्स की बसेस में आता जाता रहा हूं, वो लेट निकलती हैं, लेट पहुंचती हैं। आपने तो 15 बसेस को ऑब्जर्व किया, 15 टाइम्स आप उनकी बसेस में, उनकी कंपनी के थ्रू आप गए आए। लेकिन हो सकता है कि 16th टाइम पे फैसल मूवर्स की बस टाइम पे भी निकले और टाइम पे भी पहुंचे, आप श्योर नहीं है क्योंकि आपने 15 बार सफर किया है उसमें। तो कंक्लूजन्स प्रोबेबल हो सकते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस फिर भी लिमिटेड है। आप 1000 दफा उनके साथ सफर कर ले, लेकिन 1001 टाइम जो है उस पर आप श्योर नहीं होंगे कि वो बस टाइम पे निकलेगी या टाइम पे पहुंचेगी, उस पर आप श्योर नहीं है। ठीक, तो प्रोबेबल होते हैं कंक्लूजन्स। यूज टू डेवलप अ थ्योरी। इंडक्टिव रीजनिंग को यूज किया जाता है जब हम कोई थ्योरी को डेवलप करते हैं। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने स्वान जो होते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल, ये झीलों के पास इस तरह बड़ी गर्दन होती है उनकी, ऐसे लंबी सी गर्दन होती है, वो परिंदे होते हैं स्वान्स। वो उसने ऑब्जर्व किए, फ्रांसिस बेकन ने, एक इंग्लिश फिलोसफर है। तो उसने देखा कि स्वान एक जगह पे उसने देखा व्हाइट कलर का है, दूसरी जगह पे देखा व्हाइट का है, तीसरी जगह पे देखा व्हाइट का है, चौथी जगह पे देखा व्हाइट का है। मतलब जितनी भी उसने ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद उसने एक थ्योरी डेवलप की कि ऑल स्वान्स आर व्हाइट। ठीक, ट्रू प्रीमिसेस कैन लीड टू फॉल्स कंक्लूजन। जरूरी नहीं कि आपका प्रीमिस इंडक्टिव रीजनिंग में ट्रू हो तो कंक्लूजन भी ट्रू निकलेगा, जरूरी नहीं। कैसे? एग्जांपल देखें। आपने पैरेट को ऑब्जर्व किया, वो फ्लाई करता है, ठीक है, पैरेट फ्लाई करता है, स्पैरो फ्लाई करता है, क्रो फ्लाई करता है, और एंड पे जाके आप ये रीजन उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कीवी भी फ्लाई करती होगी। तो कीवी बिल्कुल एक बर्ड है लेकिन फ्लाई नहीं करता। तो प्रेमिसेस तो सारे ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन आपका फॉल्स निकल सकता है। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं, हेवीली बेस्ड अपॉन सेंस एक्सपीरियंस। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जितना ज्यादा सेंस एक्सपीरियंस होगा उतना आप अपने कंक्लूजन के बारे में श्योर होंगे। ठीक, तो ये था इंडक्टिव रीजनिंग। अब आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। बिल्कुल इंडक्टिव रीजनिंग के अपोजिट है। डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहां पे कंक्लूजन सर्टन होते हैं। देखें एग्जांपल को, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। आपने एक जनरल प्रीमिस से स्टार्ट किया, आपके पास ये नोन फैक्ट्स होते हैं, आपने वहां से स्टार्ट किया जनरल प्रीमिस से, और फिर आप आए वकास इज अ ह्यूमन देयरफॉर वकास इज मोर्टल, कि वकास ने भी एक दिन मर जाना है। तो जनरल से आपने अपने मतलब की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर ली। ठीक, कंक्लूजन सर्टन निकला बिल्कुल। यूज टू वेरीफाई अ थ्योरी। डिडक्टिव रीजनिंग को अमूमन यूज किया जाता है थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए। ठीक, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा कि फ्रांसिस बेकन ने कहा ऑल स्वान्स आर व्हाइट। अब इस थ्योरी को अगर रिफ्यूट करना है तो उसके लिए एक कंट्रेरी एविडेंस चाहिए। ठीक, तो जोवियल सेटायर था, रोमन पोएट था, जिसने ब्लैक स्वान ऑब्जर्व किया। एक ब्लैक स्वान ऑब्जर्व करके उसने फ्रांसिस बेकन की पूरी थ्योरी जो कि ऑल स्वान्स आर व्हाइट थी उसको रिफ्यूट कर दिया। तो यूज टू वेरीफाई अ थ्योरी। ठीक, ट्रू प्रीमिसेस लीड टू ट्रू कंक्लूजन। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर प्रीमिसेस आपके ट्रू होंगे तो कंक्लूजन मस्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी प्रीमिस फॉल्स हो गया तो कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं आ सकता। एग्जांपल देखें, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तमाम परिंदे उड़ सकते हैं। स्टार्ट में ही जो आपने प्रीमिस लिया है वो गलत है। किस तरह गलत है? कीवी नहीं उड़ सकता, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई? ठीक, कीवी इज अ बर्ड, दूसरा प्रेमिस ट्रू है, कीवी एक परिंदा है, देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई। कंक्लूजन आपका फॉल्स निकल आया। तो बात यह है कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर अगर प्रेमिसेस ट्रू होंगे तो कंक्लूजन ट्रू निकलेगा, वरना एक भी प्रेमिस फॉल्स हो गया तो कंक्लूजन फॉल्स निकलेगा। ठीक, नॉट हेवीली बेस्ड अपॉन सेंस एक्सपीरियंस। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो ज्यादा सेंस एक्सपीरियंस पे बेस नहीं करती। इसमें आपको अगर किसी की थ्योरी को रिफ्यूट करना है
तो सिर्फ एक कंट्रेरी आपके पास एविडेंस या फैक्ट होना चाहिए। ठीक, इंडक्टिव में तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक भी कंट्रेरी फैक्ट या जो एविडेंस है उसको आप ऑब्जर्व कर लें तो उससे आप पूरी थ्योरी जो बनी हुई है उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया ऑल स्वान्स आर वाइट, इस थ्योरी को एक ब्लैक स्वान ऑब्जर्व करके रिफ्यूट कर दिया गया। तो अब हमने इंडक्टिव भी पढ़ लिया, डिडक्टिव भी पढ़ लिया। अब ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज कैसे हैं, इसको हम लिंक कैसे करते हैं। आपके पास जब ये आती हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जब आपने बसेस को ऑब्जर्व किया, आपने कहा कि यार ये सारी बसें लेट होती हैं, तो आप नॉलेज गेन करें ना, आपके पास पता चल रहा है आपको चीज़ों के बारे में कि भाई ये रीज़न आउट आप कर रहे हैं ना कि यार अगर इस बस में आप सफ़र करोगे तो आप हो सकता है आप लेट पहुंचो, आप अपने दोस्तों को ये भी कह सकते हैं। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग में इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स को आप उठाते हैं और उन जनरल स्टेटमेंट से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को डिड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि रोटन फ्रूट्स का आपने देखा हुआ है कि आप कहते हैं कि यार जितने भी रोटन फ्रूट्स हैं उनसे एक पंजेंट सी स्मेल आती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी दोस्त के कमरे में कोई रोटन फ्रूट पड़ा हुआ है तो आप कहते हैं कि यार जितने भी रोटन फ्रूट्स हैं उनसे पंजेंट स्मेल आती है और वो बहुत इरिटेट करती है, मे बी आपको नज़ला कॉज कर दे क्योंकि उस पर फंगस लगता है। तो ये जो रोटन फ्रूट यहाँ पे पड़ा है इसको आप कमरे से उठा दो क्योंकि ये भी रोटन है, इस पे भी फंगस लग सकता है और ये भी पंजेंट स्मेल बना सकता है, पंजेंट स्मेल इसकी हो सकती है और पूरे रूम से फिर पंजेंट स्मेल आएगी। तो ये आप इंडक्टिव और डिडक्टिव को अपने एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब हम आगे जाएंगे एनालॉजिकल और एब्डक्टिव की तरफ। जी, तो आगे चलते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, इसको कुछ लोग सब कैटेगरी ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। जैसे हमने इंडक्टिव में पढ़ा था, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, तो एनालॉजिकल रीजनिंग को लोग सब कैटेगरी ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। लेकिन एनालॉजिकल रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल की तरफ नहीं, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक की तरफ। ठीक, सिमिलरिटीज बिटवीन टू और मोर थिंग्स, हम फाइंड आउट करते हैं कि दो चीजों में सिमिलरिटीज को, कि इन दो चीजों में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं। ठीक, एग्जांपल देखें, एक्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं ए बी सी डी, वाई के अंदर क्वालिटीज आपने फाइंड आउट की कि ए बी सी, तो मुझे पता चल गई कि वाई के अंदर ए बी सी क्वालिटीज हैं जो कि एक्स के अंदर भी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि x के अंदर d क्वालिटी भी होगी। जब तीन कॉमन है तो हो सकता है कि चौथी भी कॉमन हो। ठीक, एनालॉजिकल रीजनिंग की एक बेस्ट एग्जांपल जो हर्बर्ट स्पेंसर, एक सोशल थिंकर है, उसने दी थी। उसने कहा था सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म। उसने कहा था सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। अब मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरे हैंड्स हैं, मेरी टांगे हैं, मेरा एक ब्रेन है, ठीक है, आंखें हैं, और सबका अपना अपना फंक्शन है, स्टमक है, हार्ट है, किडनी है। इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसी तरह वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें से अगर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसने एनालॉजिकल रीजनिंग यूज करके सोसाइटी को क्या किया, कंपेयर किया एक ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक, एक और एग्जांपल देखें, वॉचिंग मूवीज इज फन। आप में से अगर कोई कहे कि वॉचिंग मूवीज इज फन, तो उससे ये मुराद होगी कि फन से वो मुराद ले रहा है कि जो कि मेरा बोर्डम को ख़त्म करे, ठीक, मुझे एक्साइटमेंट प्रोवाइड करे और मेरा टाइम अच्छे से गुजर सके। तो वो वॉचिंग मूवीज़ के अंदर उसको वो चीज़ें मिल रही हैं कि बोर्डम भी ख़त्म हो रहा है और टाइम भी अच्छे से पास हो रहा है, एक्साइटमेंट भी मिल रही है। तो इसलिए वो इस तरह के सेंटेंसेस, एनालॉजिकल सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वॉचिंग मूवीज इज फन। तो फन के अंदर क्या चीजें आती हैं, वही चीजें वॉचिंग मूवीज के अंदर उसको मिल रही हैं। बोर्डम खत्म हो रहा है, एक्साइटमेंट मिल रही है, अच्छा टाइम पास हो रहा है। ठीक, अगली एग्जांपल देखें, सिमिलर प्लॉट ऑफ नॉवल, मैंने एरो करके लिखा है बोरिंग।
अब आपको अगर कोई कहे कि एक नावल है इसको पढ़ लो, आप उसे कहोगे कि इस नावल का प्लॉट क्या है, वो आपको बताएगा कि इस नावल के प्लॉट में ये है कि एक बंदा है वो किसी का मर्डर करना चाहता है और वो उसके मर्डर करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स यूज करता है। तो आप कहेंगे कि इससे सिमिलर एक नावल मैंने पहले पढ़ा था और वो मुझे इंतहाई बोरिंग लगा था। तो जो आप नावल मुझे बता रहे हो उसका प्लॉट भी वैसा ही है, तो इसलिए ये भी बोरिंग होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो एनालॉजिकल रीजनिंग आपने यूज की वहां पे। ठीक, आगे आता है एबडक्टिव रीजनिंग। इससे कैसे हम नॉलेज बिल्ड करते हैं? इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एरो के बाद लिखा है बेस्ट प्रिडिक्शन। एबडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशंस होती हैं और उसी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से जो कि इनकम्प्लीट है उससे हम अपना बेस्ट प्रिडिक्शन दे देते हैं। कैसे? अच्छा, ये एक और चीज देखिए, कंक्लूजन कैन बी ट्रू और फॉल्स बट द पॉइंट इज टेकिंग योर बेस्ट शॉट। एग्जाम्पल देखें, हॉट कप ऑफ टी। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहां पे सामने वाली सीट पे एक चाय का कप पड़ा है, बिल्कुल गर्म है, और चाय का कप भरा हुआ भी है और बिल्कुल गर्म भी है। ठीक, लेकिन सीट पे कोई नहीं बैठा। तो आप उस कप को देख के और उसकी जो हॉटनेस है उसको देख के आप ये कहते हो कि यार ये चाय किसी के लिए आई है और वो अभी आने वाला है। मैं भी किसी काम से गया होगा या वॉशरूम गया होगा या कोई कॉल अटेंड करने गया होगा, लेकिन उसने आना है क्योंकि उसकी चाय यहाँ पे पड़ी है और बिल्कुल गर्म है, तो इसका मतलब उसने आना है। तो अपना बेस्ट शॉट देना, बेस्ट प्रिडिक्शन करना किसी चीज के बारे में। ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि बेस्ट प्रिडिक्शन। और ये हम डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैग पड़ा है, उसमें से कोई उसके साथ कोई किताबें या इस तरह कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो आप ये प्रिडिक्शन करते हैं कि यार हो सकता है ये किताबें इसी बैग से निकाल के किसी ने रखी हुई हैं, इसी बैग में इसी बैग की इसी किसी बंदे की होंगी, तो बैग भी उसी बंदे का होगा लेकिन किताबें उसकी बाहर पड़ी हुई हैं। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम अपना बेस्ट प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो ये एनालॉजिकल और एबडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं कि हमने एनालॉजिकल को भी स्टडी कर लिया, हमने एबडक्टिव को भी कर लिया। अब हमारे पास कॉज इफेक्ट, क्रिटिकल, डिकम्पोजिशनल ये बच गए जी। तो आगे आती है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। ये दोनों तरह से हो सकती है कि आपको कॉज का पता हो, आप उसका इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको इफेक्ट का पता चल जाए और आप उसके पीछे कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, यूज टू एक्सप्लेन इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस और व्हाई थिंग्स हैपन व्हेन सम कंडीशंस आर प्रेजेंट। ये व्हेन है, व्हेन सम कंडीशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, कि कोई एक्शन क्यों होता है, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो तो उसके रिजल्ट में कोई एक्शन क्यों होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ईटिंग जंक फूड, आप जंक फूड खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वेट गेन करेंगे। ठीक है, ओबेसिटी होगी। दूसरी एग्जांपल देखें कि जिसमें हम पहले इफेक्ट को लाते हैं उसके बाद कॉज पे जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स के अंदर फायर लग जाती है, तो पहले तो फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं, उस फायर को बुझाने की कोशिश करते हैं, बाद में कॉज ढूंढते हैं कि यार ये फायर लगी किस वजह से थी, तो पता चलता है शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो आपके नॉलेज में इजाफा तो हुआ कि हमें एहतियात करनी होगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर भी लग सकती है। ठीक, तो ये है कॉज इफेक्ट रीजनिंग, जिसमें हम एक चीज की कॉज इफेक्ट हमारे सामने हो, हम उसकी कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये इफेक्ट क्यों हुआ, या तो हमारे पास कॉज हो तो हम देखते हैं कि यार इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक, अब आती है क्रिटिकल रीजनिंग। एबिलिटी टू मेक फाइन एंड लॉजिकल जजमेंट बाय इवेलुएटिंग सेवरल डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली कहते हैं इम्पार्शली, बाय अनबाइस्ड होके। ठीक, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो
उस या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लमेटिक एक इशू हो जिसके ऊपर आप रिसर्च करो और बिल्कुल अनबायस होके करो। क्यों? क्योंकि आपने एक नई थ्योरी, नया एक जजमेंट आपने प्रेजेंट करनी है। तो इसके अंदर होता क्या है, हम चीज़ों के बारे में, कोई इशू हो उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। प्रॉस क्या है यानी बेनिफिट्स क्या है और कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, रेमेडियल मेयर्स कैसे हो सकते हैं। ठीक, बेस्ट एग्जांपल इसकी आती है जो हम एकेडमिक रिसर्च करते हैं, जो जिसको हम थीसिस कहते हैं, ऑनर्स के लेवल पे, एमफिल के लेवल पे रिसर्च होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसको आपने हर तरह से, हर डायमेंशन से उसको कवर करना होता है। यहाँ पे एक चीज याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से वो ये मुराद ले लेते हैं कि हमने सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है। नो, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म। इसके अंदर आप दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसके अलावा उसको हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करते हो। ठीक, तो ये क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट कवर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग कवर हो गया। वीडियो लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप लोगों को क्या टेंशन है, आपने तो स्किप करके देखते जाना है। टेंशन तो मुझे है जो मैंने अपलोड करनी है। तो देखें, अभी डीकम्पोजिशनल रीजनिंग देखते हैं जी। तो रीजनिंग में आखिर में आता है डीकम्पोजिशनल रीजनिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। आप किसी चीज को समझने के लिए उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? देखें, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स इन ऑर्डर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट होल। आप चीजों को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ताकि आप जो पूरा प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बेस्ट एग्जांपल्स हैं दो। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, जब आपको कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में जानने की ज़रूरत होती है कि कैसे फंक्शन करता है, तो आप उसको पार्ट्स में तोड़ के उसके पार्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। रैम, रोम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क का क्या काम है, मदरबोर्ड क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। ठीक, तो मॉनिटर हो गया। तो आप इनको पार्ट्स में तोड़ के फिर हर एक को जब आप अच्छी तरह समझ के जोड़ते हो तो आपको फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की समझ आ जाती है। आगे आता है फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। किडनी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि भाई किडनी कैसे डायलिसिस का अमल करता है। हार्ट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है। ठीक, मसल्स का क्या काम है, बोन्स का क्या काम है, माइंड का क्या काम है, आईज है। ठीक है, तो ये आप ह्यूमन बॉडी को भी आप तोड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और हर पार्ट को आप अलग अलग स्टडी करते हैं। फिर जब उसको एज अ होल आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये है डीकम्पोजिशनल रीजनिंग। तो हमने फाइनली डीकम्पोजिशनल रीजनिंग भी कर लिया। अब हम बाकी सोर्सेज ऑफ नॉलेज की तरफ जाएंगे। अटेंटिव रहें। अगर ज़्यादा थक गए हैं यहाँ तक पढ़ के तो पॉज करके चाय पी लें या बिस्किट खा लें। हम अपना लेक्चर लंबा ही रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक जी। तो थर्ड सोर्स हमारे पास आता है नॉलेज का साइंस। अब साइंस से हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं और साइंस की मदद से हम नए नॉलेज की तरफ कैसे जाते हैं, आइए देखते हैं साइंस है क्या। साइंस मर्जर ऑफ सेंस एक्सपीरियंसेस एंड रीजनिंग, क्योंकि साइंस के अंदर आप ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं तो सेंस एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और साइंस के अंदर आप रीजनिंग भी करते हैं लॉजिकल, तो उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग भी इन्वॉल्व होती है। Things we have already discovered are process of acquiring new knowledge through observations and experimentation. पहले से कोई चीज डिस्कवर कर ली है, साइंस हमें उसके बारे में बताती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, हमें पता है। कहाँ से पता चला? साइंस सोर्स ऑफ नॉलेज है, यहाँ से। उसके अलावा साइंस न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज की तरफ भी जाती है, तो वो भी क्या है, हमारे नॉलेज में इजाफा करती हैं।
अब साइंस की मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। नेचुरल साइंस होता है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्पेस साइंसेज आ जाती हैं। सोशल साइंस आता है जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। ठीक। फॉर्मल साइंस आता है जिसके अंदर लॉजिक, मैथमेटिक्स आता है। अप्लाइड साइंसेज आता है जिसके अंदर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मेडिसिन और एग्रीकल्चर, ये चीजें आती हैं, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इन सब से हम लोग, आप देख लें, आपने जब अपना 9th किया, आपने बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, उसके अलावा फिर जब आप FSC में आए तो उन्हीं का एडवांस लेवल पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, डाइवर्स सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े। तो आप अभी तक नेचुरल साइंसेस भी पढ़ चुके हैं, सोशल साइंसेस के कंसेप्ट्स भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मल साइंसेस के कंसेप्ट्स भी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है, रोबोटिक्स में है, वो अप्लाइड साइंसेस के कंसेप्ट्स भी पढ़ चुके हैं। तो साइंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज हमें अबंडेंट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक। आगे चौथे नंबर पे आता है इंट्यूशन, सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंट्यूशन कहते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इमीडिएटली विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको क्विक कोई ना कोई चीज क्लिक कर जाती है, क्विक क्लिक कर जाना। ठीक। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है फीलिंग्स की, दूसरा आता है मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। फीलिंग्स कहते हैं कि फीलिंग दैट समथिंग विल हैपन और नॉट हैपन। आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं कि आई हैव अ फीलिंग दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट माय प्रपोजल। ठीक। आप किसी के मूड को देखते हैं, अपने वालिद साहब के मूड को, अपनी वालदा के मूड को देखते हैं, और आप ये कहते हैं आगे चल के कि आपने उनसे किसी चीज़ की इजाज़त लेनी है, तो आप उनके मूड को देखते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे फीलिंग आ रही है कि मुश्किल है वो माने मेरी बात। ठीक। अब वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है आपका ये कहना, लेकिन आपको एक अंदर से आपको फीलिंग्स, एक नॉलेज, एक इंट्यूशन हो रहा होता है। ठीक। आगे आता है मिस्टिक एक्सपीरियंस। डायरेक्ट होता है, जो सूफी हजरात को मिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, डायरेक्ट होता है, इमीडिएट होता है, इनकम्युनिकेबल होता है, वो इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनको नॉलेज तो मिल गया, इनलाइटन हो गए वो लोग, लेकिन वो उस इनलाइटनमेंट को आगे कन्वे नहीं कर सकते। तो इंट्यूशन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब हम आगे चलते हैं जी। तो फिफ्थ नंबर पे सोर्स ऑफ नॉलेज आती है हमारे पास अथॉरिटी। नॉलेज गेन्ड फ्रॉम दोज व्यूड एज अथॉरिटी, जिसको हम अथॉरिटी मानते हैं किसी एक फील्ड में, किसी एक प्रोफेशन में, उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज है, उनका क्योर हो गया डिजीज का, डिजीज से रिलेटेड प्रिकॉशंस हो गए, तो ये हमें, इसकी अथॉरिटी कौन है जो हमें करेक्टली गाइड कर सकती है इस बारे में, वो है डॉक्टर्स। ठीक। लेकिन मजीद मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब अगर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिल के अमराज हैं, तो उसको बेहतर तरीके से कौन डील कर सकता है? एक आम डॉक्टर नहीं, बल्कि एक हार्ट सर्जन उसको डील कर सकता है। ठीक। उसके बाद अगर आपको रिलीजियस नॉलेज चाहिए तो उसकी अथॉरिटी आपके पास रिलीजियस स्कॉलर होगी, ना कि कोई पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक। इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी आपके पास बिजनेसमैन आते हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए तो इंजीनियर्स आते हैं। ठीक। तो अथॉरिटी जो होती है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है और वो नॉलेज करेक्ट भी होगा। ठीक। अब एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कोविड-19 की, यूज ऑफ गार्लिक। कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अफवाह चली थी कि गार्लिक यूज करने से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम अथॉरिटीज जो कि डॉक्टर हैं वो कहते थे कि नहीं, प्रिकॉशंस करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, आप मास्क का यूज करें, हाथों को सैनिटाइज करें। तो अथॉरिटी तो ये बात कर रही थी, लेकिन रूमर्स ये कहते थे कि गार्लिक खाने से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस बात को उसी टाइम रिफ्यूट भी किया गया कि जब तक कोई अथॉरिटी आपको नहीं कहती, आप कैसे इस चीज को आप पब्लिसाइज कर रहे हैं। जब अथॉरिटी खुद कह दे कि आप गार्लिक, ओनियन, जो चीज भी आप
को अथॉरिटी कह दे कि इसके खाने से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अथॉरिटी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अगला 6 नंबर पे आता है हमारे पास रिलीजन। रिलीजन हमारे जो वर्ल्ड में बहुत से रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देता है गॉड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। तो वो एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखें, नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्लस यूनिवर्स, ये आपको रिलीजन बताता है। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन टू गॉड प्लस यूनिवर्स, क्या रिलेशनशिप है, ये आपको रिलीजन बताता है। एथिकल वैल्यूज आपको देता है। मैंने हर लेक्चर में कहा है कि एथिकल वैल्यूज से मुराद होती है किसी एक इंडिविजुअल का एथिक्स, और मॉरल वैल्यूज आपको रिलीजन प्रोवाइड करता है, मींस सोसाइटी के लॉज। ठीक, पर्पस ऑफ लाइफ आपको रिलीजन प्रोवाइड करता है। तो इन टोटलिटी या इन कैप्सूल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन भी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज है और हमें डिफरेंट तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया माइथोलॉजी, उसको हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, उसको भी सुने। ठीक, इसको नोट कर लें जी। तो 7वें नंबर पे आती है सोर्स ऑफ नॉलेज माइथोलॉजी। थोड़ा सा इसको हम इसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम आते हैं कि ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्यों है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक लोगोस, दूसरा माइथोस। माइथोस कहते हैं स्टोरी ऑफ पीपल को, और लोगस कहते हैं स्टडी। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट स्टोरीज ऑफ पीपल, जब हम इसको टोटलिटी में देखते हैं तो इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ एंशिएंट स्टोरीज ऑफ पीपल, या इसे स्टडी ऑफ मिथ्स भी कह सकते हैं। ठीक, अब मुख्तलिफ तरह की माइथोलॉजीज आती हैं, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्स माइथोलॉजी, और इन माइथोलॉजीज के बारे में हमें केव पेंटिंग्स, मोनूमेंट्स, इन चीजों से पता चलता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हम इसको सोर्स ऑफ नॉलेज कह रहे हैं। तो देखें, जब ये माइथोलॉजीज जिनको हम कह रहे हैं, जिस इरा में वो लोग रहते थे, जिस इरा की वो स्टोरीज हैं, उस टाइम साइंस इतनी एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन नेचर को एक्सप्लेन करना जरूरी था, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करना जरूरी था, गुड इवल को एक्सप्लेन करना जरूरी था लोगों के लिए। तो उस टाइम लोग ये कहानियां बिल्ड करते थे और इस कहानियों के जरिए नेचुरल फेनामेना को, नेचर की एग्जिस्टेंस को, गॉड की एग्जिस्टेंस को, गुड को, इवल को, इनको एक्सप्लेन करते थे लोगों के लिए। तो व्हेन नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो माइथोलॉजीज क्या करती थी, नेचुरल फिनोमेना, गुड इवल, सेलेस्टियल ओरिजिन, सन, स्टार, मून, गॉड्स, गॉडेसेस, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, इन चीजों को वो एक्सप्लेन करती थी माइथोलॉजी, वो जो स्टोरीज थी। तो ये भी तो नॉलेज में इजाफा करती हैं। देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 माइथोलॉजीज लिखी हैं, 2 मिथ्स लिखे हैं। एक नोवा है, चाइनीज मिथ है, ये गॉडेस है नोवा, चाइनीज गॉडेस। इसके माइथोलॉजी के, इस मिथ के मुताबिक ये बात थी कि ये नोवा गॉडेस जो थी ये ह्यूमंस को क्रिएट करती थी। तो क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस किसका काम था, किसकी ड्यूटी थी, नोवा की थी। वक्त गुजरता गया, नोवा थक गई, अब उससे नहीं होता था कि वो मजीद ह्यूमंस को क्रिएट कर सके। तो उसने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इंट्रोड्यूस कराया, जहां पे लोग खुद इंटरकोर्स करके रिप्रोड्यूस करने लगे। ठीक, तो ये एक चाइनीज मिथ है। पेंडोरास बॉक्स एक ग्रीक मिथ है। इसके मुताबिक ये है कि दुनिया के अंदर ईवल और सफरिंग्स को इस बॉक्स से निकाल कर कैसे छोड़ा गया, कि दुनिया में आज हमें ईवल भी नजर आता है, सफरिंग्स भी नजर आती हैं। ठीक, तो ये जो माइथोलॉजी है ये भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब हमने 7 सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़ ली। बेशक मैं मानता हूँ माजरत के साथ वीडियो लंबी है, लेकिन ये इतनी वीडियो लंबी ना होती तो आप इतनी डिटेल में इसको पिक ना कर पाते। और अगली बात यह है कि टाइप्स ऑफ नॉलेज है, उसकी मैं लिंक एंड पे शेयर कर दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।